नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह पारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है आचार परक भूगोल भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत हमने आचार परक भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा, आचरण अध्ययन के प्रकार और आचरण भूगोल के प्रमुख लक्षणों का जाना था। भाग 2 के अंतर्गत हम आचार परक भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ और किन किन विद्वानों ने इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका अध्ययन करेंगे। भूगोल में आचरणवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। भूगोलविदों ने प्रारंभ से ही मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया है और पर्यावरण का मानव के आचरण पर प्रभाव को विश्लेषित भी किया है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया। 18वीं शताब्दी में कांट विद्वान ने पर्यावरण का मानव पर प्रभाव पर जो अपने विचारों को व्यक्त किया, वह आचरणवाद की विचारधारा की अभिव्यक्ति करते हैं। उन्होंने बताया कि भूगोल और इतिहास दोनों मिलकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रतीक होते हैं। भूगोल स्थान और इतिहास समय का ज्ञान देते हैं। मानव का ज्ञान पुराने अनुभवों, प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करता है, अपने समुदाय के आचरण के आधार पर नई नीति का निर्धारण करता है। फ्रांसीसी भूगोलविदों ने मानव के आचरण को ही किसी स्थान का भूगोल बनाने में महत्वपूर्ण कारक माना है। 1925 में अमेरिकी भूगोलविद कार्ल सावर ने बताया था कि सांस्कृतिक भूदृश्य में विभिन्नताओं का कारण सांस्कृतिक मूल्यों में भिन्नता का होना है। मानव अपनी संस्कृति के अनुसार प्राकृतिक भूदृश्यों में बदलाव लाता है और उसको सांस्कृतिक भूदृश्यों में परिवर्तित करता है। उदाहरण स्वरूप नगरीय संस्कृति में बड़े बड़े भवनों का निर्माण देखने को मिलता है, जबकि ग्रामीण संस्कृति में छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के भवन देखने को मिलते हैं। कार्ल सावर के अनुसार संस्कृति एक एजेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण एक माध्यम है तथा सांस्कृतिक भूदृश्य समयावधि में घटित घटनाओं की अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक भूदृश्यों के अध्ययन में तत्संबंधी मानव समुदाय के साक्षात्कार और व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। मानव भौतिक पर्यावरण को उपयोगी बनाने और उसे परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1942 में G.F. वाइट ने ह्यूमन रिस्पॉन्सेस टू फ्लड्स नामक अपने शोध ग्रंथ में यह बताया कि मानव की बाढ़ के प्रति क्या धारणा है और वह उसका किस तरह लाभ उठा सकता है और साथ साथ किस प्रकार अपने आप को बाढ़ के नुकसान से बचाने के लिए उपाय कर सकता है। उन्होंने पर्यावरण को समाज के साथ जोड़कर अध्ययन किया और बताया कि भूगोल समाज अर्थात मानव आचरण के बिना अधूरा है। 1947 में राइट महोदय ने मानव प्रकृति अन्योन्य क्रिया की व्याख्या के लिए आचरण पद्धति पर बल दिया। उन्होंने बताया कि यद्यपि विश्व में वर्तमान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी खोज नहीं कर ली गई हो, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से जानना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के बारे में अपनी अलग राय रखता है और उसको अपने नज़रिए से देखता है। जैसे किसान भूमि को कृषि उत्पादन के लिए, मकान निर्माता भूमि को कॉलोनी के विकास की दृष्टि से देखता है।
डब्ल्यू किर्क महोदय ने 1951 में बताया कि मानव समुदाय अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण के साथ अलग अलग नीति बनाता है। समय के साथ उसका पर्यावरण के साथ व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। समान भौतिक पर्यावरण में यदि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तो उनकी पर्यावरण के प्रति ये उनकी सोच का ही परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन का अपने ढंग से प्रयोग करता है। इन्होंने मानव वातावरण संबंधों के पर्यावरणीय संकल्पना के विकल्प हेतु आचार परक उपागम का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि मानव अपने वातावरण से प्राप्त प्रत्यक्षीकरण के ढंग के आधार पर कार्य करता है। यह प्रत्यक्षीकरण या अनुभूति क्षेत्रीय वस्तु निष्ठता से भिन्न हो सकती है। उसके वातावरणीय अनुभूति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। वह समान पर्यावरणीय व्यवस्था में संसाधन और स्थान को अलग अलग ढंग से देखता है और अपने उपयोग में लाता है। उदाहरण स्वरूप एक ही गांव में निवास कर रहे जाट, गुर्जर, अहीर, सैनी, गाड़ा अपने पर्यावरण को भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं। एक जाट अपने खेत में गन्ना उगाता है, अहीर उस पर पशु चारा उगाकर पशुओं को पालता है, सैनी साग सब्जियां उगाता है। एक सब्जी उत्पादक 2 हेक्टेयर भूमि के खेत को बड़ा मानता है, जबकि जाट किसान 10 हेक्टेयर भूमि के खेत को भी छोटा मानता है। वह उस पर ट्रैक्टर चलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। 1956 में अमेरिकी विद्वान केनेथ वॉल्डिंग ने बताया कि मानव मस्तिष्क व्यवहार समस्याओं के प्रति उसकी जागरूकता, सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण और भौतिक पर्यावरण से उनका संबंध संबंधी विशेषताओं का अध्ययन ही आचार परक भूगोल को जन्म देता है। 1965 में R.W. केट्स महोदय ने हज़ार्ड एंड चॉइस परसेप्शन इन फ्लड प्लेन मैनेजमेंट नामक लेख में बताया कि किस प्रकार मानव अनिश्चित पर्यावरण में संभावनाओं की तलाश करता है और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। वह आचरण संसाधन प्रबंधन के बारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केट्स महोदय ने मानव के विभिन्न प्रकार के आचरण 4 विचारधाराओं पर आधारित होते हैं ऐसा माना है। ये 4 विचारधाराएं इस प्रकार हैं। पहला है मानव निर्णय लेते समय तर्कसंगत होता है। दूसरा, मानव अपनी छांट स्वयं निर्धारित करता है। तीसरा, मानव की छांट उसके ज्ञान पर आधारित होती है। चौथा, ज्ञान पूर्व निर्धारित आधारों पर मूल्यांकित होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि मानव निर्णय लेते समय तर्कसंगत होता है। इसके अंतर्गत मानव किस तरह का आचरण करे इसका वह स्वयं निर्णय करता है और उसके ये निर्णय व्यवहारिक होते हैं। तर्कसंगत निर्णय होते हुए भी ये पर्यावरण से संबंधित होते हैं। उदाहरण स्वरूप वह खरीफ के मौसम में गेहूँ नहीं उगाकर चावल उगाता है। यह संभव है कि वह चावल न उगाकर गन्ना उगाए। दूसरा बिंदु है मानव अपनी छांट निर्धारित करता है, अर्थात वह अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सुविधाओं को उपयोग करता है। पर्यावरण के उसके द्वारा किया गया ये उपयोग अपने हित में किया जाता है। तीसरा है मानव की छांट उसके ज्ञान पर आधारित होती है, अर्थात मानव के ज्ञान का स्तर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को निर्धारित करता है। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है वह प्राकृतिक सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को जुटाता है। चौथा, ज्ञान पूर्व निर्धारित आधारों पर
मूल्यांकित होता है, अर्थात समय के साथ साथ मानव ने प्रकृति के साथ किस प्रकार का आचरण किया है। आचरण का यह परिवर्तित स्वरूप आचार परक भूगोल का प्रमुख विषय है। केट्स महोदय ने बताया कि लोगों ने अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहना पसंद किया। उसने बाढ़ों पर नियंत्रण करके उस क्षेत्र का विकास किया। इस प्रकार आचार परक भूगोल मानव की दार्शनिकता और मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन करता है। 1964 में जूलियन वॉल्पर्ट ने अपना शोध लेख द डिसीजन प्रोसेस इन अ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट स्वीडन के मध्य भाग के कृषि भूमि उपयोग पर प्रस्तुत किया। इन्होंने वास्तविक श्रम उत्पादकता की तुलना संभावित श्रम उत्पादकता से की, जिसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसानों ने संभावित उत्पादन से 40% उत्पादन कम प्राप्त किया। इन्होंने आगे बताया कि नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का होना मानव निर्णयों पर आधारित होता है। 1967 में एलन ने बिहेवियर लोकेशन के प्रथम अंक में बताया कि कृषि उद्योग केंद्रीय स्थानों का स्थापन मानव व्यवहार पर आधारित होता है। कृषि और उद्योग की स्थापन में जो कारण अधिक प्रभावी होते हैं उनमें मानव की सोच और व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। आगे चलकर 1972 में आर.जी. कोलेज ने बताया कि आचार परक भूगोल पर किए गए शोध कार्यों से इस भूगोल में जिन विषयों को अध्ययन हेतु शामिल किया गया वह इस प्रकार है: मानव निर्णय, चयनात्मक व्यवहार, सूचनाओं का प्रसार, प्राकृतिक आपदाओं का विवेचन और मनोदशा, मतदाता का व्यवहार आदि। उपरोक्त विचारों के कारण 1977 तक आचार परक भूगोल ने मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में अपनी नींव स्थापित कर ली। 1984 में एस.जे. गोल्ड ने बताया कि आचार परक भूगोल अभी अपने सिद्धांत और मॉडल स्थापित करने की आरंभिक अवस्था में है। अभी इसमें नए नए विचारों का आविर्भाव हो रहा है। ऐसा किसी भी नए विषय के साथ होना स्वाभाविक है। 1984 में आर.जे. जॉनस्टन ने भी आचार परक भूगोल के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण की विधि को महत्व देने पर जोर दिया। आचार परक भूगोल पर प्रस्तुत उपरोक्त विचारों से यह तथ्य अवगत होता है कि इस भूगोल का संबंध मानव की आर्थिक, सामाजिक, आवासीय, व्यक्तिगत एवं अन्य संबंधित समस्याओं के निवारण से हो रहा है। वह अपनी विशिष्ट समस्याओं के निवारण में किस प्रकार का आचरण करता है, उसका आचरण समस्या के बहुलक्षणी स्वरूप को समझकर परिणाम की संभावित क्षमता को निर्धारित करता है। ऐसे निर्णय निर्धारण के समय मस्तिष्क की स्थिति का स्वभाव, स्वरूप और उपलब्धि का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मानव निर्णय इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि निर्णय से पूर्व निर्मित घटनाओं के विशेष क्रम एवं उसकी पृष्ठभूमि है। मानव के निर्णय पर पूर्व घटित घटनाओं का प्रभाव होता है। इनसे आचार परक भूगोल की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार आचार परक भूगोल के मुख्यतः 3 प्रमुख अवयव हैं। पहला है मानव के चिंतन से प्राप्त ज्ञान की उपलब्धता। दूसरा, चिंतन से प्राप्त मानव पटल पर निर्मित संरचना। और तीसरा है निर्मित मानव विचार के आधार पर मानव का आचरण।